15 दिसंबर 2001 को, आज के ठीक लगभग 23 साल से कुछ महीने पहले, जब पिछड़ों और दलितों के मसीहा मान्यवर काशीराम ने मायावती को लखनऊ के लक्ष्मण पार्क से जब उनको अपना उत्तराधिकारी से घोषित किया और एक नेता के तौर पे उनको लॉन्च किया, और आज के समय में बीएसपी की जो हालत है मायावती के रहते हुए, जबकि वो इस सूबे के, खास करके उत्तर प्रदेश के सूबे के 4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक बार सन 2007 से 12 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और उस सरकार के बीच सबसे बड़ा साक्षी आज ये अंबेडकर पार्क आपके सामने है। इस बीच आज मायावती की जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या बीएसपी डूब गई या डुबाई गई? नमस्कार साथियों, आज हम इस पे बात करेंगे। 2024 के चुनाव के बाद जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, उसमें ये देखा गया कि कैसे बीएसपी, जो कि 0 सांसद से उसका खाता भी नहीं खुला, खास करके उत्तर प्रदेश में। बात अगर हम उसी की करें 2024 में, जब बीएसपी ने, जब एक समय में मोदी की लहर थी, उस समय भी बीएसपी का खाता नहीं खुला था और वो 0 सीट पर रह गई थी। लेकिन उस समय ये देखा गया था कि कैसे जब बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, खास करके जब 72 सीटें जीती थी और उसके बाद 43 सीटों पे बीएसपी की जो वोट प्रतिशत था वो करीब 43% था। लेकिन देखने में ये आया कि जब साल 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया और उस गठबंधन में मायावती 0 से लेके 10 सीट तक पहुंचने में कामयाब रही, और ठीक वहीं पे जब बात 2022 की आई तो ऐसे में उनके जो आंकड़े रहे, दरअसल उनका सिर्फ एक विधायक जीत पाया। तो 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, 4 बार मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने कैसे उनका एक विधायक जब जीता, तो दरअसल ये सवाल बड़ा हो गया। तो पिछले अगर हम बात करें 15 साल से, तो दरअसल बीएसपी की जो राजनीति या फिर मायावती की ये जो राजनीति चल रही है, इसके बीच उनके संगठन में काफ़ी मतभेद शुरू हो गए हैं। पार्टी को लेके, संगठन को लेके काफ़ी सवाल चर्चा में आने लगे हैं कि दरअसल पार्टी का अगर यही रवैया रहा तो आने वाले समय में पार्टी का होगा क्या? क्योंकि जैसे ही 24 के चुनाव में आकाश आनंद, जो कि मायावती ने उनको अपना वारिस घोषित किया था, और वो रैली में अपनी छाप छोड़ना शुरू किए, पिछड़े मजलूमों की बात करना शुरू किए, उस बीच ये देखा गया कि कैसे मायावती ने उनको वारिस पद से हटा दिया, सारे वक्त कानून से उनको नियुक्त कर दिया। और ऐसे में ये चीज़ देखने को मिली, दरअसल खास करके उन तबकों में जो पिछड़ा और मजलूमा है, उसको ये समझ में आ गया कि दरअसल मायावती की जो राजनीति है वो किस तरफ जा रही है। तो एक तरफ बीजेपी की जो राजनीति वो कैसे वॉशिंग मशीन में बाकी पार्टियों को तोड़ कर लाती है, नेताओं को, और अपने से जोड़ के वो चुनाव लड़ा के चुनाव जीतने में समकक्ष हो जाती है। और दूसरी तरफ जब बात अगर हम 2024 की करें तो उसमें ये देखा गया कि कैसे मायावती ने जो अपने कैंडिडेट उतारे थे, अगर वो कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के वोट न काटते तो आज 37 सीटें के बावजूद इंडिया गठबंधन के पास यूपी में जो 43 सीटें हैं उसमें 16 सीटें और हो जाती। और ये देखने में दरअसल बड़ा आश्चर्य सा है कि दरअसल खास करके बड़े बड़े लोगों का ये भी कहना है, एक्सपर्ट का, कि मायावती बीजेपी की बी टीम हो चली हैं। और ऐसे में सवाल ये बनता है कि जो मायावती, जिसका अब कोई सांसद नहीं, तो उसकी बात अब संसद में उठाएगा कौन? 0 सांसद की बीएसपी की बात करेगा कौन? पिछड़ों की बात करेगा कौन? तो एक उदाहरण, जो सबसे बड़ा नाम, खास करके एक नया नाम जो अभी आया है, नगीना सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ से चंद्रशेखर रावण ने कैसे बड़े बड़े लोगों को धरास्त करके वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटों को, खास करके जो वहाँ के मतदाता हैं पिछड़े वर्ग के, उनकी पाकर वोट और वो सांसद बन जाते हैं। तो एक नया विकल्प के तौर पे ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर रावण, खास करके ये जो युवा वोटर हैं पिछड़े वर्ग के, उनको लुभावित कर रहे हैं और उनके बीच अपनी एक छाप छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि कैसे बीएसपी या तो ईडी के डर से, या फिर सरकार की किसी मशीनरी से, या फिर कह सकते हैं कि वो अपनी जो लड़ाई बीच में छोड़ दी है, ये उसके लिए कहाँ तक सही है, उसके संगठन के लिए कहाँ तक सही है। दरअसल अगर ये मायना बनता रहा तो आने वाले समय में क्या होगा, और कांशीराम का सपना जो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, मजलूमों के लिए देखा था, उसका क्या हाल होगा। सवाल बहुत हैं, आप भी सोचिए और मैं भी इस पे बात करता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।